हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। 99.9 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना हर किसी का सपना होता है और ये सपना कोई भी एस्पिरेंट बहुत पहले देखता है जब वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करता है। कुछ ऐसा ही सपना देखा था पुलकित ने, जिन्होंने कल एनटीए यूजीसी नेट के डिक्लेयर हुए रिजल्ट में 99.9 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सो लेट्स वेलकम पुलकित। हेलो पुलकित, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको आपके ग्रैंड सक्सेस के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, इंट्रोडक्शन आपका हम जानना चाहेंगे। So basically I am from अलीगढ़ यूपी। उसकी एक तहसील है इगलास, वहीं से मेरी स्कूलिंग भी हुई है, सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर। देन उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली से है, शिवाजी कॉलेज से। और फिर उसके बाद मेरी मास्टर्स है सर पटियाला से, पंजाबी यूनिवर्सिटी से। देन अभी मैं वहीं से पीएचडी कर रहा हूँ। गुड। तो फाइनली आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया, पीएचडी में एडमिशन भी हो गया। क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको, आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि कोई ड्रीम था जो अचानक से पूरा हो गया? हाँ सर, अभी मतलब ड्रीम था पूरा हो गया, बट अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है ना। कल से और आज तक का टाइम अभी बस जो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं उनके मैसेज का रिप्लाई, बस यही सब कुछ चल रहा है। अभी समझ नहीं पा रहे कि हाँ हो गया। अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद तो डेफिनेटली अच्छा तो लगना ही चाहिए। अपनी पूरे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में हम आपके भी सुनना चाहेंगे कि कैसे आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन की और कब आपको पता चला कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है क्या? सर मेरी प्रिपरेशन तो जो बेस कह सकते हैं इसका, वो मेरा ग्रेजुएशन के मिड में ही स्टार्ट हो गया, वहाँ से पढ़ना। क्योंकि मैंने सोचा था कि मास्टर्स के लिए मुझे कहीं अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। देन मैं उसके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा था, तो अच्छी खासी ठीक पढ़ाई हो गई थी उस टाइम की। बट वो कॉम्पिटिटिव इस टाइप के एग्जाम्स के लिए नहीं थी, बेस वहाँ से था। और जैसे कि आपने पूछा कि ये एग्जाम करना है, ये कहाँ से पता लगा। देन मेरी 2 सिस्टर्स हैं बड़ी, दोनों ही जेआरएफ हैं। तो हाँ, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ। देन मुझे वहाँ से लगा कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, मतलब काफ़ी बड़ा एग्जाम है और स्कॉलरशिप मेनली। देन तो जब पता चला तब स्कॉलरशिप के बारे में क्या पता था, कितना मिलता है स्कॉलरशिप? तब जब फर्स्ट टाइम पता लगा था तब 28 के अराउंड था, जब मेरी बड़ी सिस्टर का जेआरएफ हुआ था फर्स्ट टाइम। तो देन उसके बाद छोटी सिस्टर का हुआ तब 36 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब आपके कॉलेज लाइफ से ही आपको इस एग्जाम के बारे में पता था और कहीं ना कहीं फैसिनेट करता था कि मुझे भी एग्जाम क्वालिफाई करना है? सर फैसिनेट तो नहीं, कॉलेज से पता था, बट वो फैसिनेट वाला वो तब आया कि जब थोड़ा देखा कि ये है क्या, तब लगा कि टफ है, तो फिर लगा कि हाँ करना चाहिए और हम कुछ प्रूव कर सकते हैं इसे करने के बाद। तो ये मास्टर्स के टाइम में ये लगा कि हाँ करना चाहिए, कुछ है, अगर करेंगे तो कुछ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एग्जाम को आप कितना डिफिकल्ट मानते हैं? अभी कल ही रिजल्ट आया है और आपने जब एग्जाम दिया, तो इसके पहले जब आपने एग्जाम दिया था, हम जानना चाहेंगे कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था लास्ट वाला ही था, इससे पिछला जो 1 साल पहले हुआ था नवंबर में, तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट सर मैं मतलब एक कहते हैं दिल से देना, वो नहीं कर पाया। घर पे थे क्योंकि लॉकडाउन हुआ था और उस टाइम हम उस लॉकडाउन में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो सारा कुछ छूटा हुआ था। बुक्स भी मेरी हॉस्टल्स में थी, तो मेरे पास बुक्स भी नहीं थी अच्छे से। आपकी वीडियोस के थ्रू जैसे जैसे मतलब कर रहे थे हम कोशिश, बट अंदर से फील नहीं थी कि हाँ करना है या हो जाएगा, ऐसा कुछ। बस मैं पढ़ रहा था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 172 मार्क्स थे, तो लगभग 10 मार्क्स से मेरा रह गया फर्स्ट अटेम्प्ट। वो अच्छा हुआ कि रह गया, मतलब मेहनत थोड़ी ज्यादा की तो सीधे जेआरएफ। बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत लंबी जर्नी नहीं थी आपकी, जैसे बाकी स्टूडेंट्स का हो जाता है 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम तक। नहीं सर, सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना मतलब बड़ी बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना क्वालिफाई कर पाना आपके सेकेंड अटेम्प्ट की तरफ आपको लेकर के जाता है। तो उस बीच में आपको जो आपकी कमियां हैं वो पता चलती है। यस। ऐसी क्या कमी थी कि आपको सेकेंड अटेम्प्ट तक जाना पड़ा था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा बेस ठीक था, बट जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं मेरी पढ़ाई थी। मैं बस बेस ठीक था, मुझे चीजें समझ आ रही थी, मुझे समझ आता था सारा कुछ, बट मैं उन चीजों को
फैक्चुअल जो नॉलेज होती है वो थोड़ी कम थी। मुझे बस थ्योरेटिकल सारा कुछ की ज्योग्राफी ये सारा कुछ पता था, बट जो एग्जाम्स में आते हैं उन पर मैंने अच्छे से फोकस नहीं किया। देन उसके बाद मेरी सिस्टर ने, जो कि ज्योग्राफी में पीएचडी करनी है, उनका जा रहा है, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स करके कहा कि प्रीवियस ईयर्स पे बहुत ध्यान देना है। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर पे थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा नहीं मतलब काफी। हाँ, तो वहां से स्टार्ट हुई ये सारी चीजें। प्रीवियस ईयर से ना मैं एक समझ आ जाती है कि एग्जाम क्या पूछ रहा है आपसे। कितना रिलेवेंट मानते हैं अभी प्रीवियस ईयर के पेपर अब प्रैक्टिस करना, अभी जो एग्जाम हुआ था उसको अगर देखें हम तो कितना रिलेवेंट अब वो रह गया? सो प्रीवियस ईयर, अगर आप जस्ट प्रीवियस ईयर को एक मतलब क्वेश्चन को बस देखोगे तो वो रिलेवेंट नहीं है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर को ही डीप से स्टडी करो, जैसे कि इसके 4 ऑप्शन है, तो चारों को आप 10-10 मिनट दे रहे हो। एक का क्वेश्चन हमने जस्ट पढ़ लिया, पर हम एक है, ये तरीका है कि 4 ऑप्शन है, हमने चारों ऑप्शन को अलग से टाइम दे रहे हैं, उसके बारे में डीपली पढ़ रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो हमें एक ही प्रीवियस ईयर 50 क्वेश्चंस का, जो पहले आते थे, वो वाला कंप्लीट करने में हमें 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। और वो चीज बहुत जरूरी है, वो अभी भी आपका हेल्प करेगा। अब लेकिन पैटर्न चेंज है, बट वो चीज आपकी हेल्प करेगी, आप उस डीप में जाके अगर पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही रहेगा, वो कहां चेंज। यस। तो मतलब अगर हम देखें कि एक जो कॉन्सेप्ट के लिए स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, वो कैसे उन्हें शुरू करना चाहिए? क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा होगा, तो उसे लगना चाहिए ना कि हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए हम कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, आप क्या सजेशन देंगे? सर, कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए तो नॉर्मल बुक्स ही हैं जो स्टार्टिंग में ज्योग्राफी के फील्ड में, ज्यादा नहीं है बट वही है। मेनली सविंद्र सिंह हो गए फिजिकल ज्योग्राफी, कॉन्सेप्ट के लिए अच्छी बुक है। डीआर खुल्लर होगी इंडियन ज्योग्राफी के लिए, माजिद हुसैन भी है। तो यही बुक्स हैं कुछ मेन जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए स्टार्टिंग से। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जा रहे तो बुक्स में यही है जो 2-4 बुक्स, बट उनमें आपको बहुत टाइम खपाना पड़ेगा और बहुत चीजें खुद से करनी पड़ेंगी, जो आजकल थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब खुद से चीजें बैठना। तो उसके लिए फिर कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर आप ऑनलाइन सोर्स ढूंढ रहे हो, देन फिर आपकी वीडियोस बेस्ट सोर्स है। वो मतलब एक होता है कि कोई एजुकेटर ना पढ़ा के निकल जाता है, उसे बस जस्ट कि ठीक है मेरा काम था, मुझे किसी प्लेटफॉर्म ने हायर किया, देन मैंने अपनी कुछ बात कही, मेरा पैसा आ रहा है, मैं निकल गया। बट आपकी वीडियोस में वो चीज नहीं है, आप जस्ट अपोज उन सब चीजों के। आपने कोई कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक स्टार्ट किया, आपको जब तक आपके अंदर जितना कुछ है उसके लिए, जो भी आप जानते हैं, आपको सारा कुछ बताना होता है। ये चीज मैंने फील की है, ये चीज बुक्स में नहीं हो सकती। बुक्स में हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद भी समझ नहीं आती चीजें, बट आपकी वीडियोस में वो बस आप रख लो सामने और सब कुछ 2 घंटे में अंदर चला सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर आप ऑनलाइन सोर्स में देखें तो आपकी वीडियोस, देन ऑफलाइन में तो बुक्स हैं। तो अच्छा, इसका सिलेबस तो बहुत वास्ट है ना, तो आप मानते हैं? यस, क्योंकि नहीं कवर हो नहीं सकता। कितना टाइम आपको लगता है कि इस पूरे सिलेबस को अगर कवर किया जाए अच्छे से, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए बेसिक से एडवांस की तरफ, आपको क्या लगता है कितना समय एक स्टूडेंट को देना चाहिए? क्योंकि जब कोई इस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसको लगता है कि बस फटाफट इतने टाइम इसको पढ़ लो, उतने टाइम उसको पढ़ लो, और हो गया, और बस एग्जाम में गया और बैठ गया, एग्जाम निकल जाए, उनको ऐसा लगता है। लेकिन आपने जितना अपना टाइम दिया है उसको, आपको क्या लगता है कितना समय सही होना चाहिए? So, मेरे अकॉर्डिंग 8 to 10 months मतलब चाहिए ही होते हैं। उसमें कम से कम आपके 3 से 4, अगर आप स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी के, आपकी मतलब बैचलर है, देन मास्टर्स है, तो आप या तो मास्टर्स में अगर आप स्टार्ट कर देते हैं देन ठीक है। अगर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद भी देते हैं देन आपको 7 to 8 months चाहिए होते हैं, तो देना होता है, क्योंकि आपको फिर से रिवीजन करना होता है सारी चीजें का। तो 3 या 4 महीने लगभग रिवीजन के लिए आपको चाहिए होते हैं। तो 2 महीने आपको प्रीवियस ईयर को देना बहुत जरूरी है। तो और उसके बाद 2 महीने समथिंग आप मॉक या जो कुछ भी करना चाहेंगे, मिनिमम 8 months चाहिए। अच्छा, जैसे मैं देखता हूँ कि लर्नर्स जो होते हैं ना, जैसे मैं लाइव आता हूँ पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे, या मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, तो वो यही बार बार मेरे से पूछते हैं कि सर कोई बेस्ट बुक बताओ जिसको पढ़ करके कि हमारा जेआरएफ हो जाए। और मतलब वो बेस्ट बुक उनको ऐसा चाहिए होता है कि उसी में उनका सारा यूनिट कवर हो जाए ज्योग्राफी का। हो सकता है उनको उसी बेस्ट बुक में पेपर 1 भी चाहिए हो। आपको क्या लगता है कोई ऐसा बुक है जिससे वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है? ऐसी कोई सिंगल बुक अभी तो मार्केट में कुछ भी नहीं है कि जो अकेले ही
दोनों पेपर से छोड़िए सर, सेकंड पेपर भी कोई भी बुक ऐसी सिंगल बुक नहीं है जो सेकंड पेपर भी कवर है। बुक्स के थ्रू तो नहीं कर सकते आप, एक कोई बुक्स के थ्रू आपको बहुत सारी बुक्स लेनी पड़ेगी, बहुत बुक, और फिर उसके साथ टाइम भी जाएगा बहुत सारा। बुक्स की तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बहुत सारे बुक्स के नाम और बुक्स दिखाए भी थे। खैर वो बात अलग है कि उतनी बुक्स हर किसी के लिए खरीद पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उतनी सारी बुक्स से कौन पढ़ाई करेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा मैं कि जैसे आप पूरे सिलेबस को हम देखें, इसमें आपका पेपर 1, इसमें आपका पेपर 2, तो सबसे पहले मैं पेपर 2 से ही शुरू करता हूँ कि पेपर 2 में ऐसे कौन से यूनिट एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखो, आप स्टूडेंट थे, आपने पढ़ा उसे, आपको क्या लगा कि कौन सा यूनिट सबसे टफ हो सकता है, जिसको तैयार करने में ज्यादा समय लगा और उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भी प्रॉब्लम्स आती? ज्योग्राफी मेनली मतलब आर्ट्स का सब्जेक्ट हो जाता है, तो आर्ट्स के बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके लिए टेक्निकल पार्ट जो हो जाता है स्टैट वाला, वो थोड़ा टफ हो जाता है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को उस पर इतना भी फोकस नहीं करना चाहिए, उतने भी क्वेश्चंस नहीं बस जाते हैं बच्चे कि नहीं हो रहा हमसे, मोरल डाउन होता है उससे छोड़ हार्डली किसी साल उससे जैसे 20 साल भी आया होगा स्टैट्स रिलेटेड क्वेश्चन, उसके पहले भी पूछा गया था। तो मतलब 4-5 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स होते हैं, और सर 100 में से आप 5 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, 95 क्वेश्चन आपके पास, उन पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, पेपर 1 कैसा रहा, क्या परफॉर्मेंस था उसमें? सर मेरा दोनों में ही मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा लास्ट ईयर भी दोनों में ही लगभग सेम था, और मतलब लास्ट अटेम्प्ट था, अब भी मेरा लगभग सेम ही है दोनों में। मेरा 72% पेपर 1 में है, 73% मेरा पेपर 2। 36 क्वेश्चन मेरे फर्स्ट पेपर में सही हुए थे, 73 क्वेश्चन सेकंड पेपर। और लास्ट टाइम भी समथिंग मतलब कम था काफी, लेकिन जितना भी था उनमें इक्वल वेटेज था दोनों, फर्स्ट पेपर भी सेकंड। कितना समय देना चाहिए आइडियली अगर हम देखें तो पेपर 1? सर पेपर 1 के लिए टाइम मतलब दिन में या फिर मंथ? नहीं, जैसे आपने कहा ना कि अगर ज्योग्राफी में पढ़ना है तो 8 to 10 मंथ चाहिए, तो पेपर 1 के लिए क्या आपको लगता है, कितना समय उसके लिए इनफ हो? पेपर 1 अराउंड आपको 2 महीने लग जाएंगे, 2 से 3 तो चाहिए यस आपको, क्योंकि बस आप ऊपर से नहीं कर सकते चीज़ों को, वो भी आपको डीपली पढ़ना पड़ता है। सब पेपर 1 का मेनली मेरी मतलब जो ऐसे मतलब अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट जो सोर्स था मेरा ऑनलाइन वेबसाइट्स ही थी, और उन पे मैं करता था, जैसे मैंने कोई प्रीवियस ईयर उठाया और उसके जो भी मुझे डाउट आया किसी क्वेश्चन में, देन मैंने वो क्वेश्चन या टॉपिक तो मैंने उसे ऑनलाइन सर्च किया, और मोस्टली सारे ही टॉपिक्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। पेपर 1 के लिए बेस्ट है। बट और सेकेंडरी सोर्स मैंने KVS मदान सर की बुक यूज की थी, कि अगर मुझे कोई ऑनलाइन नहीं मिल रहा देन मैंने वो टॉपिक KVS मदान सर की बुक से देखा। बट KVS मदान सर की बुक थोड़ी लेंथी हो जाती है, मतलब आप उससे अगर आप पूरा अगर उसे पढ़ो तो ऐसा लगता है पता नहीं बहुत ज्यादा ही बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना डीप, इतनी सारा कुछ जो कि जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए। तो मैंने KVS मदान सर की बुक सेकेंडरी सोर्स के तौर पे यूज की, और वही मेनली तो मेरा ये था प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, देन उनमें जो जो टॉपिक्स हैं उन्हें ऑनलाइन सर्च करना, डिटेल वहीं से स्टडी करना। आपकी वीडियोस अनअकैडमी पे कुछ वहाँ से देखें, कुछ जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से देखें, और कुछ अदर जो एजुकेटर्स हैं उनकी वीडियोस भी मैंने देखी थी अनअकैडमी से भी। बट सर वो बहुत डराते हैं मतलब फर्स्ट पेपर के लिए। एक होता है स्टूडेंट को मतलब एनकरेज करना और उसके साथ आगे बढ़ना और एग्जाम क्लियर कराना, ये तो होता है स्टूडेंट के हित के लिए ना, स्टूडेंट को फायदा हो इन चीजों से। कुछ एजुकेटर ऐसे हैं जो अपना हित देखते हैं, अगर हम डराएंगे तो बच्चा डर के मतलब ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा टाइम हमारी वीडियोस वगैरह देखेगा, वो सारी चीजें बहुत एक्सेजरेट करते हैं। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उस पर 2-3 घंटे की क्लासेस, जो कि कोई मीनिंग भी नहीं है उन चीज़ों का समझाने का, वो चीज़ें भी, तो उनसे थोड़ा सा बचना है बस। जो जरूरी चीज़ें हैं वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो सेकेंडरी सोर्स, लास्ट सोर्स KVS मदान सर की बुक, बस इतना ही था फर्स्ट पेपर। अच्छा, फर्स्ट पेपर के एक चीज़ मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को कि पेपर 1 के जो लास्ट एग्जाम्स हुए हैं, अगर उन्हें प्रैक्टिस किया जाए, जैसे 2018 से नया MTA का पैटर्न है, क्वेश्चंस के जो टाइप थे वो चेंज हो गए, असर्शन रीजन के और मैच द फॉलोइंग्स के और ट्रू एंड फॉल्स के, तो ये सब क्वेश्चंस का जो रेशियो था वो बढ़ गया। yes, पहले ऐसे लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते,
आप कितना रिलेवेंट मानते हैं कि इन क्वेश्चंस को अगर हम प्रैक्टिस करें तो ये एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे? सर रिलेवेंट, अगर आप जस्ट फैक्ट पढ़ रहे हैं तो वो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस चेंज होंगे, पैटर्न भी चेंज हो रहा है। अभी असर्शन रीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा डीप चाहिए कि आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो उसके लिए वही सारी चीजें, आप कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर का, आप ऑनलाइन जाओ, उसके जितने भी पार्ट हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, आप सबको पढ़ो, तो वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते सर। थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो उसका किसी पार्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन बना देते हैं, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो रिलेवेंट है, बट वो क्वेश्चन फैक्चुअल रिलेवेंट नहीं है कि आपने वो प्रीवियस ईयर याद कर लिया और आप एग्जाम क्लियर कर दो। सोच रहे हैं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं है, जब से एनटीए कंडक्ट करा रहा है तब से ये चीजें नहीं है। उससे पहले होता था कि प्रीवियस ईयर से डिक्टो क्वेश्चन उठाया और उन्होंने रख दिया, बट अब ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना नहीं, समझना भी पड़ेगा। असर्शन रीजन के लिए सर समझना बहुत जरूरी है। एक ये जो क्वेश्चन रहेगा मेरा सारे स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और जितने भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनके लिए रहेगा। आप कैसे देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, यूट्यूब पे पढ़ाई या कुछ जो प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं अनअकैडमी टाइप, इसमें आप कैसे इनमें अपने पढ़ाई को देखते हैं और कितना रिलेवेंट रह गया है ऑफलाइन? अगर हम कंपेयर करें कि आपके पास दोनों ऑप्शन, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, तो आप मतलब आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा और वही क्यों रहेगा? सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। ऑफलाइन का हमारे जो सोसाइटी में चीजें हैं वो उतना लेवल नहीं रहा। ऑफलाइन अच्छा होता है, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको समझ अच्छा आता है, मतलब आता था, बट अब के टाइम में उतने टीचर्स और उतनी चीजें रही नहीं, उतनी अच्छे से या पढ़ा नहीं पा रहे या पढ़ाना चाह नहीं रहे, ये मुझे नहीं पता, बट उतनी चीजें नहीं। तो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज के टाइम में ज्वाइन करना चाहिए। मतलब ये कंडीशन नहीं है, बट कर लेना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी चीज है, पढ़ लो, क्योंकि आप सुबह से शाम, मतलब ऑफलाइन का तो आपका फिक्स टाइम है कि आपको इतने टाइम जाके, जैसे कोई गर्ल चाइल्ड है, मतलब कोई भी लड़की अगर तैयारी कर रही है देन वो नहीं कर सकती शाम की 7 बजे की क्लासेस ऑफलाइन जाके 8 बजे की। मेनली सिटी में कर सकते हो, बट थोड़ा भी रूरल है वहाँ कोचिंग ट्यूशन आप नहीं कर सकते शाम। ऑनलाइन का इतना फायदा है, आपको 12 बजे क्लास करनी है, आपका रात को 2 बजे आपका अगर जगने का टाइम, आप उस टाइम पढ़ सकते हैं। तो सर ऑनलाइन का बहुत सारे फायदे हैं। एक रिलायबल सोर्स के तौर पर हम ऑनलाइन को यूज कर सकते हैं। यस सर, नेट के लिए तो जो मैंने पढ़ा अनअकैडमी के थ्रू, तो मैं उसे रिलायबल बोल सकता हूँ। अदर एग्जाम्स का तो पता नहीं, पर आपकी वीडियोस बहुत रिलायबल हैं, मतलब बहुत ही, कोई वो नहीं होता कि सर अगर बोल रहे हैं तो इसे क्रॉस चेक करना है। मेरी कभी फील नहीं आई कि आपने तब कुछ बोला, कुछ बताया, मैं क्रॉस चेक अदर, बट कुछ थे एजुकेटर जिनसे पढ़ के क्रॉस चेक किया, और एक बार भी अगर गलत आ जाता है देन फिर रिलायबिलिटी डाउन होती है। बट आपके केस में तो बस डाउट नहीं होना चाहिए ना, कोई कहीं से भी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन में, डाउट एक बार हो गया तो वो जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगाता नजर आता है। और शिक्षा का बेस होता है विश्वास। अगर टीचर से आप कनेक्ट कर रहे हो, उस पर भरोसा है, तो आप पढ़ सकते हैं। मतलब ऑनलाइन सोर्स हम यूज कर सकते हैं। Yes, अच्छा, इसमें हमें बहुत चूजी होना पड़ेगा कि आप किससे पढ़ रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, आप कहीं पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किससे पढ़ रहे हैं ये जरूरी है जानना। पुलकित, हम ये जानना चाहेंगे कि इतना सब कुछ अचीव करने के बाद लाइफ में आप आज जहाँ पर पहुंचे हैं, आपको यहाँ तक पहुंचाने में आपके पीछे किन किन लोगों का हाथ है? सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं, बट जितनी भी बड़ी है उसका क्रेडिट मेनली मेरी फैमिली। दादाजी थे मेनली मेरी इंस्पिरेशन, वो भी ज्योग्राफी के टीचर थे। अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई कोविड में लास्ट ईयर, तो उनकी वजह से ही है कि मैं भी ज्योग्राफी में हूँ अभी। तो दीदी है मेरी बड़ी, वो भी ज्योग्राफी से ही है, उनका भी जेआरएफ है, उनकी बहुत इंस्पिरेशन है। दी उनसे बड़ी जो है वो हिंदी पीएचडी, वो भी जेआरएफ है। देन मेनली दोनों सिस्टर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया मेरे गलत सही हर चीज़ में, तो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। मदर फादर, मम्मी घर के काम में आज तक नहीं करने देती, हम इतने बड़े हो गए, और फादर कभी पूछते नहीं कि क्यों कैसा चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब हमेशा दिया जो कुछ मांगा। तो फैमिली का तो सपोर्ट सर बहुत रहा स्टार्टिंग से ही, और अब भी है। देन इसके बाद मेरी ग्रेजुएशन थी, तो ग्रेजुएशन में टीएस राणा सर थे जो ज्योग्राफी पढ़ाते थे। उन्होंने, मेरे पास बीए में 2 सब्जेक्ट थे, मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी हिस्ट्री, बट ज्योग्राफी में आगे जाना है ये उनकी वजह से होता है। उन्होंने
हमेशा बोलते थे सर क्लास के बाद कि बेटा तुमसे बहुत उम्मीद है। शायद ऐसे टीचर्स बोलते होंगे और बच्चों को भी, बट मुझे पर्सनली फील होता था कि सर को लगता है। तो फिर आगे उनकी वजह से ग्रेजुएशन से फिर मास्टर्स भी ज्योग्राफी, मास्टर्स में भी काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले। रश्मि मैम, अपर मैम जिनके अंडर अभी मैं कर रहा हूँ पीएचडी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। अभी भी लास्ट टाइम एनरोलमेंट किया है मैंने पीएचडी में अक्टूबर में, उसके बाद मैम ने मुझे फ्री हैंड किया कि आप अपनी तैयारी करो नेट की, कोर्स वर्क इतना टफ नहीं है। तो शायद उसकी वजह से ये रीज़न था कि मैं अपनी तैयारी में फोकस कर सका। टीचर्स का बहुत सपोर्ट था। देन मेरे फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अच्छा था। ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, मास्टर्स में भी तो उनका भी सपोर्ट रहा। मेनली एक होता है कि हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। मेरी फ्रेंड है प्रगति, बहुत अच्छे से सपोर्ट, कभी भी कुछ भी मैं अच्छा कर रहा हूँ गंदा कर रहा हूँ, उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा। सर यही थे, मतलब मेनली इनके लिए ही है सारा क्रेडिट जो भी है। आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, काफी सपोर्टिव लोग मिले, इस कारण से आप लगातार इंकरेज रहे और मोटिवेशन आपको लगातार मिलता है। पॉजिटिव लोग पास होते हैं तो आप हमेशा आगे जाते हैं। बहुत जरूरी चीज है ना कि ऐसे लोगों के बीच में रहना। यस सर। और जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं तो ही छोटी छोटी चीजों को करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। और अभी आप इनके बीच में ही रहेंगे और डेफिनेटली आगे और बहुत कुछ अचीव करेंगे। इस एग्जाम के सर काफी लंबा हो जाता है, मतलब 8-9 महीने बहुत छोटे नहीं होते, तो आपके अप एंड डाउन्स आते हैं। आपके डाउन्स में आपके पास कुछ लोग होने चाहिए जिनको आप जब मर्जी उठ के फोन लगा सकते हो, वो बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप रिकवर होकर आके पढ़ाई कर सकते हो। तो मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जिनकी वजह से ये सारा पॉसिबल हुआ है। मेरा दोस्त है होम टाउन से अमित, देन मैं उसे जब मर्जी कॉल कर सकता हूँ। मैं रात को 2 बजे उठ के मैंने उसे कॉल किया, भाई क्या कर रहा है? कहता सो रहा हूँ। नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, थोड़ी देर बात कर। तो उठता है, बातें करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं। और उसके बाद फिर सर इन चीज़ों के फायदे ये होते हैं कि हम मतलब जस्ट रिफ्रेश हो जाते हैं उन चीज़ों से, और फिर आप फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू। अच्छे लोग, फ्रेंड सर्कल अच्छा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपकी सफलता में, आपकी असफलता में। कोई छोटी हो सक्सेस बड़ी हो, मतलब इन चीज़ों में फ्रेंड्स का रोल, फैमिली बहुत मैटर है। ओके, बहुत अच्छा लगा पुलकित आपसे बात करके, बहुत ही बेहतरीन रही आपकी। मैं बस यही कहूँगा कि आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, और आपका पीएचडी में एडमिशन भी है, अब आपको फेलोशिप भी मिलेगा, और उस फेलोशिप का यूज डेफिनेटली आप अपने पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट में जरूर करें। और कोशिश ये रहनी चाहिए आने वाले टाइम पे कि आप आने वाले टाइम पे अपना रिसर्च जो फील्ड है उसको और एक्सप्लोर करें। ढेर सारा आपका रिसर्च का जो फील्ड है आप एक्सप्लोर करें, और पेपर्स वगैरह पब्लिश होते रहे आपके इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ लर्नर्स को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानने को मिली हैं जो एक टॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पुलकित ने आपको बताए हैं आपको अच्छा लगा होगा। और हमेशा अपने करियर को लेकर के हमेशा आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा दूसरों से, क्योंकि अगर आप पीछे रह जाओगे तो दूसरा आगे जरूर निकल जाएगा। तैयारी करते रहिए, इस एग्जाम में नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगला एग्जाम आपका इंतजार कर रहा है। रुकना नहीं है, थकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है और अपने मुकाम को हासिल करना है। थैंक यू सो मच।